डोमेस्टिक का मतलब क्या होगा? विद इन कंट्री। यानी कहने का मतलब ये होगा कि इसका मतलब ये होगा कि देश के अंदर जो उत्पादन होगा उसको काउंट करेंगे, है ना, विद इन कंट्री। यानी वो उत्पादन जो देश के अंदर हो रहा हो, देश के क्षेत्र के अंदर हो रहा हो। मैंने ये भी बताया था उसमें 14 नॉटिकल माइल बताया था मैंने, आपके कोस्ट एरिया से 14 नॉटिकल माइल भी काउंट होगा उसमें। एम्बेसी में जो खर्च होता है वो भी ऐड होगा, है ना। इसमें डोमेस्टिक में ये दोनों ऐड हो जाते हैं, ध्यान रखेंगे। तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी शुद्ध घरेलू उत्पाद का क्या मतलब हुआ? जीडीपी मैंने लिखाया था आपको, डेफिनेशन ना लिखवाया था। जीडीपी में से क्या माइनस करेंगे तो एनडीपी हो जाएगा, बताएंगे? मूल्यह्रास, बिल्कुल, माइनस मूल्यह्रास इक्वल टू एनडीपी। मूल्यह्रास क्या होता है मैंने बताया था आपको, बताया था ना, मूल्यह्रास तो समझा दिया था। तो नॉर्मली ये लिख लेंगे एनडीपी इक्वल टू जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन या मूल्यह्रास लिख लेंगे। ज्यादा इसके बारे में दिमाग नहीं लगाना है, क्वेश्चन आएगा भी तो इस तरीके से आ जाएगा कि जीडीपी में से क्या घटाने पे एनडीपी निकलता है, तो आपको देख लेना होगा डेप्रिसिएशन या मूल्यह्रास, है ना। बाकी इससे ज्यादा डीप में आपको जानने की जरूरत नहीं है। अच्छा, कुछ हम लोग टेक्निकल बात करें आज समझने के लिए। ये बताइएगा कि जब आप लोग विदेश से सुन रहे होंगे कि कोई फोन मंगाते होंगे आप लोग कि हाँ कोई दुबई गया है तो फोन लेके आ जाएगा, ऐसा बोलते हैं ना आप लोग? क्यों बोलते हैं आप लोग कि कोई बाहर गया है तो फोन लेके आ जाए? टैक्सेस कम लगता है। अच्छा, थोड़ा सा समझाने के लिए इस पे हम लोग बात कर लेंगे 5-7 मिनट, है ना। 5-7 मिनट इसको हो गया ना, ये क्लियर हो गया। अब आते हैं थोड़ा सा उसको समझ लेंगे, है ना। इसलिए हमें बताना पड़ा कि मैं कुछ दिन पहले सीटेट ने क्वेश्चन इस पे पूछ दिया है। कुछ देर पहले मैं क्वेश्चन बैंक देख रहा था तो मैंने सोचा आप लोगों को समझा दे। आपके सिलेबस का वो हिस्सा नहीं है, लेकिन हो सकता है कि भाषा में देख के जैसे सीटेट पूछा है वैसे आप लोगों से पूछ लिया जाए, इसलिए मैंने सोचा आप लोगों को समझा दे, डिस्कस कर लिया जाए। ध्यान से बस सुनना है, आप अपना दिमाग खोल कर रखेंगे, बाकी मेरा काम है आपको समझाना। 2 वर्ड होता है, एक होता है आप लोग इनकम तो जानते होंगे, इनकम जानते हैं? इनकम आय, आय यही होता है ना। इनकम कितने तरीके का होता है आज तक आप लोगों ने सुना है? बताइए। हाँ, वस्तु विनिमय और एक मौद्रिका। वो तो ठीक है, वो पैसे से ही ना, वस्तु भी विनिमय करेंगे तो पैसे से ही करेंगे, लेन देन करके। वो ट्रेडिशनल बातें हैं, पुरानी बातें हैं। वस्तु विनिमय तब होता था जब मुद्रा का प्रचलन नहीं था। आप लोग गांव में देखते होंगे पहले जब हम छोटे छोटे थे तो क्या होता था कि कुल्फी वाला आता था तो हमारी माँ, हमारी दादी, हमारी नानी उसको चावल देके, गेहूं देके और कुल्फी खरीद लेती थी, होता था ना। क्या अभी का ये दौर है? नहीं है, नहीं, अब रेयर एंड रेयर होता हो, रेयर एंड रेयर होता है। तो वो दौर बीत गया, उसमें हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। 2 तरह के इनकम होते हैं। पहला इनकम होता है फैक्टर इनकम, यानी इसको बोलते हैं कारक आय, और दूसरा होता है ट्रांसफर इनकम। इसको बोलते हैं अंतरण आय। हम नेशनल इनकम पढ़ रहे थे इसलिए हमें सोचा ये बताना जरूरी है। फैक्टर इनकम का क्या मतलब समझ रहे हैं आप? हाँ, कारक आय किस चीज से संबंधित है? कुछ दिमाग लगाइए आप लोग, नॉर्मल दिमाग लगाइए, समझ में आ जाएगा। देखिए कारक आय होता क्या है एक्चुअली। कारक आय का ये मतलब हुआ कि आप किसी, कारक का मतलब क्या हुआ, किसी वस्तु के बनने के बाद उसे खरीद रहे हैं पैसा देके, किसी कारक को ले रहे हैं या दे रहे हैं, उससे जो आय होगा उसको बोलते हैं कारक आय। यानी आप वस्तु को खरीदिएगा या बेचिएगा, या तो आपका पैसा जाएगा या आएगा, वो हो गया कारक आय। अंतरण आय का क्या मतलब होता है कि गिफ्ट देना। गिफ्ट समझ रहे हैं ना? जब आप गिफ्ट देते हैं, जैसे आप खरीदे अपने लिए, वो तो जीडीपी में ऐड हो गया, लेकिन जब आप उस गिफ्ट को लेके किसी और को दे रहे हैं तो क्या पैसों का लेन देन हुआ है? नहीं हुआ ना। आपने इमोशनली क्या किया,
उस गिफ्ट को किसी और को दे दिया, तो वो जीडीपी में ऐड होगा या नहीं? नहीं होगा। इसीलिए ये हमको बताना था आपको। यहां हो जाएगा गिफ्ट टैक्स। कहाँ? अभी वो आगे आएगा। सब्सिडी, वो दो चीज़, इनकम के और दो पार्ट होते हैं, एक होता है पर्सनल इनकम, एक होता है डिस्पोजल इनकम। डिस्पोजल इनकम में सब्सिडी ऐड होगा, अभी उसको उसके तरफ भी बढ़ेंगे, अभी आप इसको समझ लीजिए। मैंने ये क्यों बताया जानते हैं? आप लोग नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे इसके ऊपर। वैसे मैं लॉयर भी हूँ तो एक केस आपको समझा देता हूँ। इसके ऊपर एक केस हुआ था 1990 मतलब 90 दशक में। हुआ ये था कि ऐश्वर्या राय की शादी हुई अमिताभ बच्चन से। सॉरी टंग स्लिप, इट्स अ टंग स्लिप, अरे इट्स अ टंग स्लिप हो गया। ऐश्वर्या राय की शादी हुई जब अभिषेक बच्चन से, क्या हो गया? तो हुआ ये कि अमिताभ बच्चन थे बड़े विद्वान आदमी, बड़े चालाक आदमी। उस वक्त की लाइट जा रहा है, ये अपने सारे प्रॉपर्टी के जो कागजात थे उनको एक बक्से में बंद करवाया। हाँ वो तो हाँ बंद कर दिए, जो मेन बताना था उस वक्त हम बंद कर देते हैं, इतना वकालत करके सीख लिए हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि एक बक्से में बंद करके और वो सारे कागजात जो है वो गिफ्ट में दे दिया। किसको? ऐश्वर्या राय को। जब गिफ्ट में दे दिया अमिताभ बच्चन ने, जो इनकी प्रॉपर्टी थी बेटे के नाम से करना था, अब वो वेल्थ टैक्स आप लोग जानते हैं, संपदा कर लगता है। जब आप ज्यादा प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं ना अपने बेटे पे भी, तो स्टेट गवर्नमेंट उससे वेल्थ टैक्स लेता है, संपदा कर। सारे टैक्स को बचा लिया। किसने? अमिताभ बच्चन ने। लोगों को भनक तक नहीं लगी कि पैसा बचाया कैसे। गिफ्ट में जो दिया जाता है इसमें कोई टैक्स नहीं लगता, जीडीपी में ऐड नहीं होता। जब जीडीपी में लगेगा नहीं तो टैक्स नहीं लगेगा। अमिताभ बच्चन ने कई करोड़ टैक्स बचा लिया था, कई करोड़। लेकिन उसी में से एक वकील, तेज तराज वकील था सुप्रीम कोर्ट का, इनसे चिढ़ा हुआ था, उसको ये जानकारी हुआ, सुप्रीम कोर्ट में जाके पीआईएल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट इसकी जांच बैठाई तो सरकार साल बाद उसको ऐड किया गया। तो यहां से गिफ्ट टैक्स, इसीलिए मैंने बताया आपको, थोड़ा सा एक बढ़िया केस से जुड़ा हुआ है, हो सकता है इसके बारे में क्वेश्चन पूछ दे। तो ध्यान रखेंगे कि यदि जब आप गिफ्ट देते हैं तो गिफ्ट जो दे रहे हैं वो जीडीपी में ऐड होता है या नहीं? नहीं होता है। ये मूल रूप से यही बताने के लिए मैंने ये दोनों समझाया है। लिख लेंगे ऐसा आप लोग। सॉरी, बहुत चीज जो आप ट्रांसफर कर रहे हैं, अंतरण कर रहे हैं, आप किसी को दान दे दीजिए, वो टैक्स में ऐड होगा क्या? दान 2 लाख से ज्यादा देंगे, वैसे अब गिफ्ट पे भी है। गिफ्ट आप नहीं समझा बात, एक सेकंड, फिर आप कॉन्सेप्ट नहीं समझे हैं। समझ लीजिए बात, हम क्या बोल रहे हैं कि जब आप गिफ्ट खरीदने गए तो टैक्स दे दिया ना आपने। वो गिफ्ट कह के थोड़ी खरीदे हैं, आप वस्तु खरीद रहे हैं। जैसे आपको मोबाइल गिफ्ट करना है तो आप खरीदने गए एक बार, समझ गए ना? तो जो मोबाइल खरीदे हैं कि गिफ्ट खरीदे हैं? मोबाइल का टैक्स दे दिए ना। अब ये मोबाइल आप किसी को गिफ्ट करेंगे तो दे रहे हैं जी, बात समझ गए? बात वस्तु के रूप में आप उसको टैक्स दे दिए, लेकिन जब वस्तु के रूप में आप लेने के लिए टैक्स दे दिए हैं, लेकिन जब आप वो किसी और को गिफ्ट करेंगे तो टैक्स देते हैं आप? टैक्स नहीं देते हैं। पहला बात, यदि ऐसा होता तो जानते हैं क्या होता? घर में हम लोग जीडीपी बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? एक सामान हम खरीद लेते, ये पेन हम खरीदे, फिर अपने पापा को दे दिए, फिर पापा हमारी मम्मी को, फिर मम्मी हमारी बहन को, तो 4 बार जीडीपी में ऐड होता, जीडीपी ऐसा ही ग्रोथ हो जाता। समझ रहे कि नहीं बात? हाँ, कौन? अरे अपनी पॉपुलर केस रहा, लगातार पेपरों में कुछ दिन तक रहा, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर संज्ञान लिया। तो सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान लेने के पहले ही संसद जो है एक
अधिनियम ले आके टैक्स को ही खत्म कर दिया था। खैर चीजें मैनेजमेंट में पकड़, पॉलिटिक्स में पकड़, हाँ नहीं फिर हो गया, फिर लागू हो गया है। अभी गिफ्ट लगता है 49,999 रुपए का दीजिएगा तो लगेगा, लेकिन अभी नहीं, अभी लगेगा, पहले उस वक्त नहीं लगता था, इसलिए मैंने बताया। नॉर्मली जब आप गिफ्ट देते हैं तो ट्रांसफर कर रहे हैं, हाँ तो सब वस्तु के रूप में दे रहे हैं ना। जमीन गिफ्ट देना होता है तो उसके लिए लगता है प्रॉपर्टी टैक्स, लेकिन तब लगेगा जब आप 50,000 से ज्यादा का दे रहे हैं, ठीक है। तो 50,000 से ज्यादा कोई टैक्स सामान नहीं देता है, तो नॉर्मली कहा जाता है लगता है, उसका मूल्य क्या है ये मायने रखता है, 50,000 से ज्यादा है या कम है, पहला बात। दूसरा बात यह है कि यदि आप आर्टिकल 26, 27, 28 पढ़े हैं, पॉलिटी को जानते हैं, तो उसमें कहा गया है, प्लीज आप लोग शांत रहिए, शांत रहिए, हमें क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं, फिर कंटेंट स्किप कर देते हैं। कल भी बीपीएससी, परसों बीपीएससी के बैच में यही हुआ था, बच्चे हल्ला कर रहे थे, हम कंटेंट छोड़ के आगे बढ़ गए, बच्चे कह रहे हैं सर आप बीच में से मार काट दिए। क्या होता है कि हम लोग का दिमाग चल रहा है ना, स्किप होने लगता है, प्लीज आप हल्ला मत करिए। तो देखिए होता क्या है कि आप जमीन किसी को देते हैं तो 26, 27, 28 तीनों आर्टिकल में बताया, यदि आप किसी रिलीजियस काम के लिए दे रहे हैं तो उस पर कोई टैक्सेशन वैक्सेशन नहीं लगता है। मूल रूप से जमीन आप किसको देते हैं, दान देते हैं, अपने बेटे को दान दीजिएगा, नहीं, वो आप ट्रांसफर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं। तो बिहार में तो आप सब जानते हैं, नीतीश जी ने एक लॉ लाया है कि मात्र 100 रुपये का स्टाम्प से आप अपने जमीन का बंटवारा कर सकते हैं, पता है आप लोगों को। भारत बिहार का पहला ऐसा स्टेट है जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की वाहवाही कहिए या ये कहिए कि एक बहुत अच्छा कदम है कि केस को कम करने के लिए इन्होंने कहा है कि अब बहुत बड़ा प्रपंच नहीं रचना है, आप एक स्टाम्प पेपर लाइए, लोक अदालत में जाइए और अपने जमीन का बंटवारा कर लीजिए, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। आप लोग जानते हैं इस बारे में, बहुत बहुत अच्छी बात है ये। पूरे द हिंदू ने पूरे इंडिया में मेन फ्रंट पे इसको छापा था और नीतीश कुमार जी की तारीफ किया था। ये बहुत अच्छा कदम है कि केस होता है जमीन से ज्यादा, तो लोग अब समझौता करने के बाद केस ही नहीं होगा, इसलिए ये स्टार्ट किया गया। रहा बात जमीन का, तो आप जमीन कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं ये डिपेंड करता है। आप किसी मंदिर को दे रहे हैं, किसी मस्जिद को दे रहे हैं, किसी ट्रस्ट को दे रहे हैं, तो वहां टैक्स नहीं लगेगा। रहा बात नॉर्मली गिफ्ट जो है, जमीन वमीन गिफ्ट होता नहीं है। जमीन जो है, जमीन जो 50,000 से ज्यादा दिया जाता है वो सब अलग जुमला होता है, वो उतना डीप आपको जाने की जरूरत नहीं है। नॉर्मली आप ये ट्रांसफरेबल होता है, सही कह रहे हैं। किसको दीजिएगा, दूसरे को दीजिएगा तो लगेगा। आप किस मकसद से दे रहे हैं, बहुत चीजें होती है लॉ में, आप किस मकसद से दे रहे हैं, किसी फायदे से दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, वो मायने रखता है, सरकार उसकी जांच करती है उसकी बाद। लेकिन नॉर्मली जो गिफ्ट होता है ये जीडीपी में ऐड नहीं होता है। लिख लेंगे इसको, ट्रांसफर इनकम यानी अंतरण आय, एक पॉइंट देंगे ऐसा बनाने के बाद नीचे ऐसे पॉइंट देके, अंतरण आय, अंतरण आय, अंतरण आय सकल घरेलू उत्पाद में, अंतरण आय सकल घरेलू उत्पाद में, हाँ जीडीपी लिख लेंगे, नहीं जोड़ा जाता है। मैंने क्वेश्चन देखा था इस पे तो सोचा शॉर्ट में आपको बता दें। अंतरण आय, अंतरण आय, सर बार बार आवाज क्यों बंद कर दे रहे हैं अमन रुखसार, हमसे गलती हो जा रहा है, अब नहीं करेंगे, है ना। अंतरण आय सकल घरेलू उत्पाद में नहीं जोड़ा जाता है। अभी भी नहीं समझे आप? इंग्लिश में बोले क्या, ट्रांसफर इनकम इज नॉट इंक्लूडेड इन जीडीपी, ट्रांसफर इनकम इज नॉट इंक्लूडेड इन जीडीपी। हाँ बोलिए, अब क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ गिफ्ट के तौर में जो देता है, कोई भी सामान को अगर खरीदा जाता है मार्केट से तो उस टाइम तो जीडीपी लगता ही होगा। देखिए हम आपको बता दिए, जब आप सामान, सुनिए, जैसे आपको ये मोबाइल गिफ्ट करना है, सपोज करिए मोबाइल लाए, हाँ तो मोबाइल खरीदे हैं कि मोबाइल खरीदे आप हमको, तो गिफ्ट पे टैक्स दे रहे हैं या मोबाइल पे दे रहे हैं? मोबाइल पे दे रहे हैं ना, तो उसके बाद ना गिफ्ट उसका नाम दीजिएगा।
तो अपने मोबाइल पर टैक्स दे दिया क्योंकि आप वस्तु खरीदे हैं। अब आप वो गिफ्ट उठा के, ऐसे समझिएगा, आप वो मोबाइल उठा के गिफ्ट कर दिए अपने किसी दोस्त को, ठीक, तो क्या आपने ट्रांसफर किया वो मोबाइल, तो टैक्स दिए क्या आपने दोस्त को दिए? तो नहीं दिए ना। और आपके उस दोस्त ने किसी और दोस्त को दे दिया तो फिर दिया उसने टैक्स? नहीं ना दिया। लॉजिकली मतलब ये है, समझ गए बात अब? नहीं नहीं, कोर्ट से कैसे ट्रांसफर होता है? कोर्ट से क्या क्या क्या, क्या? बोलिए बोलिए। आप खरीद बेच रहे हैं, उसको गिफ्ट कर रहे हैं जी। खरीद बेच कर रहे हैं कि गिफ्ट कर रहे हैं? सरकार को मूर्ख बना रहे हैं। गिफ्ट किया जा सकता है ना। जब आप गिफ्ट करने जाइएगा तो पूछा जाएगा कि आप किस उपलक्ष्य में कर रहे हैं गिफ्ट। ऐसे ही थोड़ी गिफ्ट कर दीजिएगा। इस तरीके से होता तो सारा ब्लैक मनी उठा के व्हाइट मनी में सीधे गिफ्ट कर दिया जाता, बात खत्म पूरा। हाँ, किसको गिफ्ट कर रहे हैं, किस पर्पज से कर रहे हैं, इसी बात को लेके तो चुनाव आयोग ने उठाया था मुद्दा। अभी जो बॉन्ड बनाया जा रहा है नेताओं का, कि भाई पहले क्या होता था, पैसा उठा के दान दे देते थे, भाई हम ग्रांट दे रहे हैं। अब ये पूछा जाता है कि भाई ग्रांट आप किस पर्पज से दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं, कहाँ से इनकम हुआ, बॉन्ड बनता है। नहीं तो पहले बड़े बड़े बिजनेसमैन क्या करते थे, चुपचाप ले जाते थे पैसा और जो पार्टी भाजपा है, जदयू है, जो भी पार्टी है, उसके अकाउंट में डाल के कहते थे हम दान दे रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया है अपना वर्डिक्शन कि आपको इसका डेटा देना है कि आप कहाँ से इनकम किए हैं, और उसको भी बताना है पार्टी को कि कितना पैसा कहाँ से आया हुआ है। तो आप गिफ्ट को दूसरे तरीके से मत समझिए, आप ब्लैक मनी वाला बात कह रही हैं। हाँ, ब्लैक मनी भी क्लियर कर देंगे, ध्यान अभी तुरंत। अब एक और पॉइंट बता देते हैं, आप लोगों को डाउट है तो इसको लिख लिए आप लोग। मूल मकसद यही था बताना कि कहीं क्वेश्चन ये आ जाए कि क्या ट्रांसफर इनकम नेशनल इनकम में जोड़ा जाता है या नहीं, तो आप क्या बताएंगे? नहीं। क्या ट्रांसफर इनकम का जीडीपी में इंक्लूड होता है या नहीं, आपको क्या बताना है? नहीं, है ना। ये हो गया। अब आपको जो ब्लैक मनी वाला डाउट है, चलिए हम बता ही देते हैं, थोड़ा समझा देते हैं उस पे भी कि ब्लैक मनी क्या होता है। ब्लैक मनी पे भी बता ही देते हैं, इतना डिटेल्स आप लोगों को पढ़ना नहीं है, लेकिन फिर भी समझा देते हैं आप लोगों को डाउट है तो। सर प्रॉपर्टी को गिफ्ट कर सकते हैं, आप प्रॉपर्टी को गिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन उस पर एज ए प्रॉपर्टी करिएगा तो प्रॉपर्टी टैक्स लगेगा, एज ए गिफ्ट करिएगा तो नहीं लगेगा। अब क्या कैसे कर रहे हैं? हाँ, प्रोसेस, हाँ, 50,999 तक नॉन टैक्सेबल। हाँ, उसके ऊपर टैक्सेबल है, लेकिन उसमें भी बहुत सारे लॉ हैं। जैसे में आप यदि किसी मंदिर को दे रहे हैं, किसी मस्जिद को दे रहे हैं, किसी ट्रस्ट को दे रहे हैं, किसी वृद्धावास को दे रहे हैं, या उसके अलावा यदि आप कहीं कल्याण योग्य कोई कार्य कर रहे हैं तो वहाँ टैक्स नहीं लिया जाएगा। आपको नॉर्मली आपके एग्जाम के लिए जो है वो यही पॉइंट से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या ट्रांसफर इनकम जीडीपी में ऐड होता है या नहीं, तो आपको क्या बताना है? नहीं। क्या ट्रांसफर इनकम नेशनल इनकम में ऐड होता है या नहीं, तो नहीं। बाकी इसके अंदर जो डीप में जा रहे हैं ना, वो है बीपीएससी मेंस का क्वेश्चन, उसको आप मतलब थोड़ा पिता पुत्री को जमीन नहीं देगा। दोस्त एक बात बताइए आप, सबसे पहले को जो अभी वर्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का, उसके हिसाब से पिता के पैसों में पुत्री का अधिकार है। हाँ, पहले की बात छोड़िए, पहले की बात बहुत तरीके से, पहले तो छुपा ही लिया जाता था, सरकार के पास एग्जैक्ट डेटे नहीं था। आपको सही तरीके से आप पढ़िएगा तो आपको जानकारी होगा कि सरकार के पास पूरे बिहार और बंगाल और कुछ ये उत्तर प्रदेश के जमीनों का अभी भी डेटा नहीं है। आप नहीं जानते हैं तो आज जान लीजिए, समझ गए? सरकार के पास अभी डेटा नहीं है। ऐसे तो छोटा छोटा बात है, वो बहुत अलग ब्लंडर चीज़ है। यूपीएससी मेंस लेवल आप लेके जा रहे हैं, वो आपको जानने की जरूरत नहीं है ना। जो जानना है वो सब हम आपको बता रहे हैं। एक और बात है, जब आप लोग ब्लैक मनी वाला बात कर रहे हैं ना, अभी आप लोग क्या पढ़ रहे थे? जीडीपी। अच्छा, किसी को कुछ डाउट तो नहीं हो रहा है हमारे बताने पे? यदि कुछ डाउट हो रहा है तो आप पूछिएगा क्लास में। हाँ, आइए अब दूसरा बात कि हम सोचे कि आपको बता दे क्वेश्चन देखने के बाद, है ना। तीसरा, जीडीपी आप पढ़े हैं ना जी, आप इसमें क्या है, ये ग्रॉस और ये क्या है, डोमेस्टिक। ये क्या है,
आप लोग इन दोनों के बारे में जान गए। ग्रॉस क्या होता है बताया था मैंने, डोमेस्टिक क्या होता है बताया था मैंने, प्रोडक्ट के बारे में भी अच्छे से जाने हैं या नहीं? सकल नहीं समझते हैं, कल ही बताए थे जब डेप्रिसिएशन समझाए थे। सकल का मतलब ये होता है कि जब आप इस घड़ी को खरीदे थे उस वक्त उसका जो मूल्य था वो हो गया सकल, ग्रॉस, और जब उसमें कुछ दिन बाद उसको बेचने जाइएगा, जितना यूज कर लिए हैं डेप्रिसिएशन मूल्य यहाँ से माइनस करेंगे, वो हो जाएगा नेट। समझ गए? कल बताए तो थे इसको डिटेल पिछले क्लास में, सॉरी। प्रोडक्ट के बारे में आप जानते हैं या नहीं? एक लाइन लिखिए प्रोडक्ट, आप जो ब्लैक मनी वाला आप लोग का डाउट है वो क्लियर करा देते हैं। उत्पाद, उत्पाद बीपीएससी सीसी ने एक क्वेश्चन पूछा था इस पे, इसीलिए सोचे बता दे। उत्पाद आप लोगों को डेफिनेशन बता दिए थे कि यह क्या करता है, वस्तु एवं सेवाओं का बनना ही उत्पाद कहलाता है, बताया था ना मैंने। अब ये बताइए कि उत्पाद वस्तु एवं सेवाओं का बनना तो ठीक है, लेकिन एक बात बताइए, आप सपोज करिए मैं बस से जा रहा हूं और मैंने किसी का फोन चुरा लिया, क्या वो उत्पाद जीडीपी में ऐड होगा या नहीं? नहीं होगा ना, चोरी का। तो वही तो हम पूछ रहे हैं आपसे। इसके 3 बुलेट्स पॉइंट लिख लीजिए उत्पाद के नीचे। उत्पाद वैधानिक होना आवश्यक है, उत्पाद वैधानिक होना आवश्यक है। इट मस्ट बी लीगल। टैक्स नहीं, चोरी का सामान वो ब्लैक मनी माना जाता है, वो ना जीडीपी में ऐड होता है ना ही नेशनल इनकम में। हाँ वैधानिक, हाँ बोलिए। हाँ वही लीगल है ना, लीगल एक ही शब्द लिखवा दिए, वैधानिक इसका मतलब क्या है कि लीगल होना चाहिए, लिखवा दिए। उत्पाद वैधानिक होना जरूरी है। उत्पाद वैधानिक होना जरूरी है, हो गया। इट मस्ट बी अ लीगल, लिखवा दिए। लीगल का मतलब हो गया कि चोरी किया हुआ नहीं हो, लीगल का मतलब हुआ घोटाला किया हुआ नहीं हो, है ना। नेताजी लोग वो भी इलीगल है, आप उस पर खैर बहुत अलग बात है, उस पर बात करने आए तो हमको 1 घंटा बोलना पड़ जाएगा। अभी उस पर एक बहुत बढ़िया केस आया है अमेरिका में, आप जान रहे होंगे इसको, तो बड़ा बढ़िया, मतलब अमेरिका के कोर्ट ने उस पर बहुत सख्त एक्शन लिया है पायरेसी वाले केस पे। इंडिया तो अभी नहीं चल रहा है इतना, अमेरिका ने इस पे बहुत बढ़िया कानून वर्डिक्शन वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया है, और बहुत अच्छी बात है। खैर उस पर हम लोग बात नहीं करेंगे, यूपीएससी लेवल का कंटेंट है वो। हाँ क्या कह रहे थे हम, पहला हो गया। दूसरा बात और एक लिखिएगा, उत्पाद से परिणाम होना आवश्यक है, परिणाम, उत्पाद से परिणाम होना आवश्यक है, परिणाम। अब हमारे बात को इफ एंड बट में मत लीजिएगा, आप लोगों पे एक एग्जांपल दे रहे हैं। हाँ उत्पाद, हाँ प्रोडक्ट डिपेंड्स ऑन रिजल्ट। अगर मैं किसी आम आदमी से खरीदे तो जोड़ा जाएगा कि नहीं सर? बिल्कुल जोड़ा जाएगा। आप आम आदमी से खरीदिएगा तो मजाक थोड़ी है कि आप खरीद लीजिएगा नहीं जोड़ा जाए, है ना। जो भी ऑनलाइन है, क्या नाम है, दीपक कुमार मंडल। अच्छा कल किसी और का ऑनलाइन में फोन आया था जिनको जीडीपी जीएनपी समझ में नहीं आ रहा है, वो बता देंगे, क्वेश्चन भेज दीजिएगा, उनको समझा देंगे। हो गया। मैंने क्या लिखवाया था सेकंड पॉइंट, परिणाम होना। अच्छा हाँ एक बात बताइए, इकोनॉमी के बारे में यदि आप अच्छे से जानते होंगे तो इकोनॉमी पूरा डिपेंड करता है रिजल्ट पे। आप पढ़ रहे हैं, आप लोग इसको इफ एंड बट में नहीं लेंगे। यदि आपका रिजल्ट नहीं हुआ तो इकोनॉमी कहता है कि आप निकम्मा हैं, आपने पढ़ा ही नहीं, आपने काम ही नहीं किया। समझ गए बात? यानी इकोनॉमी उसी चीज को अपने अंदर मानता है जिसका रिजल्ट होता है। समझ गए बात? हैं टीचर, देखिए हमारा काम है, हम तो पढ़ा ही रहे हैं भाई, हम क्या ही कहें, हम एग्जाम्पल दे के कह रहे हैं। या आप दौड़ रहे हैं और आप नहीं जीते तो इकोनॉमी कहता है आपने कुछ किया नहीं है, आप एफर्टलेस हैं, आप कुछ नहीं किए हैं, उसका मतलब जीरो है इकोनॉमी के नज़र में। इकोनॉमी पूरा डिपेंड किस चीज़ पे करता है? रिजल्ट पे, है ना।
आप ऐसा बोल रहे हैं तो ये सुनिए, आप कह रहे हैं टीचर अभी मैं जाके यूपीएससी बैच पढ़ा के आ रहा हूँ, फिर ये छोड़ के बीपीएससी मेंस का बैच पढ़ाऊंगा। यदि हम ही में कमी होता तो मेरे भाई उनमें से भी तो रिजल्ट नहीं होता। मैं एग्जाम के लिए बताया हूँ, है ना। फिर 8 तारीख से मैं दिल्ली में मेरा क्लास है, तो मैं दिल्ली भी जाके पढ़ाऊंगा, इसका मतलब कि वहाँ भी नहीं है। बिल्कुल, हम तो कह रहे हैं सिस्टम कहा जा रहा है। और हाँ ठीक है, एक सेकंड, आप एथिक्स लेवल पे लेके चले गए, हम लोग यूपीएससी वाले लोग हैं उस पर, ठीक है। सुनिए एक बात बता रहे हैं आप, आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन सही बात तो ये है कि शिक्षक में सिर्फ हम नहीं आते हैं, आपको जो बचपन से पढ़ा रहा है वहाँ से शुरू करके यहाँ तक के लोग आते हैं। जो आप लोगों में कमियां हैं, हम लोगों को मौका दिया गया है। हम लोग यदि रगड़ के आपको नहीं बता रहे हो तो बताइए, गला बैठा हुआ है कि हम लोग नहीं पढ़ा रहे हैं। 7-7 घंटा 8-8 घंटा, परसों 8 घंटा लेक्चर लिए हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों का ये है कि आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए, है ना। तो हम क्या कह रहे थे, दूसरा बात कि रिजल्ट होना आवश्यक है। इसको एक तरीके से और सुन लेंगे, एग्जाम्पल दे के क्वेश्चन पूछा हुआ है बीपीएससी ने 3 एग्जाम्पल दिया है। ध्यान से यहाँ सीखेंगे। पहला एग्जाम्पल एक टीचर है, ठीक है, एक टीचर है आप कह रहे हैं, तो टीचर से ही क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वो जरा शांत रहिएगा, अब आंसर बताइएगा इसका। पहला, वो स्कूल में पढ़ाता है। दूसरा, वो कोचिंग में पढ़ाता है। तीसरा, अपने पड़ोसी को पढ़ाता है, नेबर को, जानते होंगे ना। अच्छा, इतना इंग्लिश तो समझ में आ रहा होगा ना। और चौथा, अपने बच्ची को पढ़ाता है, अपने सन, बच्चा या डॉटर, है ना। ये बताइए इनमें से कौन सा पार्ट इकोनॉमी का हिस्सा नहीं होगा या जीडीपी? इज इट क्लियर? बस यही आपको समझाना था। प्रोडक्ट जिससे रिजल्ट नहीं आ रहा है उसको क्या मानेंगे? वो इकोनॉमी का हिस्सा नहीं है, उसको जीडीपी में ऐड नहीं करेंगे, उसको जीएनपी में ऐड नहीं करेंगे, उसको नेशनल इनकम में ऐड नहीं करेंगे। समझ गए? मूल रूप से क्वेश्चन देगा ऐसा एग्जाम्पल देके, इसका पूरा ध्यान रखना होगा। अब ऐसा एग्जाम्पल कुछ भी दे सकता है, देखिएगा, जहां से इमोशन से रिलेटेड होगा वो आंसर नहीं होगा। एक और एग्जाम्पल दे दें। हाँ, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो तो क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये भी सुनिए। ये क्वेश्चन एज इट इज क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, है ना। आप खाना यानी फूड होटल से खाते हैं, ए, बी हॉस्टल से खाते हैं, सी मेस से खाते हैं, और चौथा डी घर पे खाते हैं। अरे भाई, हम बोलते इन चारों में से कौन सा जो होगा इकोनॉमी का हिस्सा नहीं होगा? अब अरे अब आप समझ रहे हैं क्या? एक बता रहे हैं, हाँ बोलिए, बताइए ना, हम आपके डाउट क्लियर कर देते हैं। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्त, इसको ध्यान से देखिएगा। कहने का मतलब ये है कि जब आपकी माँ आपके लिए खाना बनाती है तो क्या खाना बनाने का पैसा लेती है? नहीं लेती है ना। क्वेश्चन वहाँ से है, ये ध्यान रखिएगा, इमोशनल नहीं होना है। माँ अपने लिए भी खाना बनाती हैं, आपके लिए भी बनाती हैं, तो क्या वो आपसे पैसा लेती हैं बनाने का? नहीं लेती है, इसलिए इसको इकोनॉमिक प्रॉफिट में ऐड नहीं करते हैं, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, ये बीपीएससी का एज इट इज क्वेश्चन है। थोड़ा सा इसमें ये है कि मम्मी का बताया हुआ है कि मम्मी कुकिंग करती है तो पैसा लगता है या नहीं लगता? बोलिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। यानी प्रोडक्ट, वो अब प्रोडक्ट से 2 बातें आपको क्लियर हो गई। यदि घोटाला किया हुआ पैसा होगा तो वो क्या है? क्या है? हाँ, काला धन है, वो वैधानिक नहीं है। तो मोदी जी क्या कह रहे थे, आपको याद होगा तो? अगर मैं किसी नहीं, आइए ध्यान दीजिए, मोदी जी एक बात कह रहे थे डिमोनेटाइजेशन से पहले। मित्रों, आप लोग इस देश के काले धनों को नहीं जानते हैं। आप लोगों ने देखा है कि फलाना फलाना पार्टी ने कितने काले धन कमा लिया है, जिससे हमारे जीडीपी का ग्रोथ रुका हुआ है। हम काला धन को वापस लेके आएंगे और जीडीपी को 2 अंक से पार लेके जाएंगे। मोदी अरे वो छोड़िए ना, हम बात करें समझाने के लिए। अब टेक्निकल बात, हाँ वो तो बात सही है। नहीं, ऑनलाइन रिकॉर्ड हो रहा है ना, हमको दिल्ली में रहना है, समझ रहे हैं तो समझ रहे हैं बात। तो मोदी जी किस बात पे कह रहे थे? यही बात पे
कि जो काला धन होता है वो जीडीपी में ऐड नहीं होता है, एनएनपी में ऐड नहीं होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे कि ब्लैक मनी हो गया, घोटाले का पैसा, नेता का पैसा, जो वैधानिक पैसा नहीं किया हो, चोरी किया हुआ एग्जाम्पल होगा, ये सब कहाँ जीडीपी एनएनपी में ऐड नहीं होगा। अब हमें लगता है कि मूल रूप से आप लोग जो आपके एग्जाम में आने वाला है ये सब समझ गए होंगे। ये एक ही बार में खत्म कैसे होता है जी? हाँ हाँ ठीक 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 आता है हमको भी चलाने, लेकिन इस वाले बोर्ड पे हम कम पढ़ाते हैं। चलिए अब आते हैं, अगला टॉपिक लिखिएगा बजट। अच्छा मार्केट प्राइस बता दें क्या? फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस। एक पॉइंट और समझ लीजिए, क्या 2 ही पॉइंट लिखवा दिए, वैधानिक लिखवा दिए, रिजल्ट लिखवा दिए। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, तीसरा पॉइंट लिखेंगे, रिजल्ट लिखवा दिए ना, है ना। इससे उत्पाद से, या ऐसे लिखेंगे उत्पाद से स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं होता है सर, खुल के बोल सकते हैं, दीपक कुमार मंडल। अरे आप ही हमें ज्ञान दे रहे हैं। लिखिए इकोनॉमिक प्रॉफिट होना जरूरी है, आर्थिक लाभ होना जरूरी है, आर्थिक लाभ होना जरूरी है। इंग्लिश वाले लिखेंगे, इंग्लिश वाले लिख लेंगे, हाँ इकोनॉमिक प्रॉफिट और रिजल्ट दोनों, इकोनॉमिक प्रॉफिट लिख लेंगे, है ना। हो गया 3 पॉइंट आप लोगों का। अब आप क्वेश्चन एग्जाम्पल दे के पूछेगा तो थोड़ा सा आप लोग समझ लेंगे, ये नहीं कि एकदम पॉइंट पे बैठे रहेंगे। आपका टीचर का एग्जाम है, घुमाएगा थोड़ा, तो उसको ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है, एक और पॉइंट आपको बताना था हमको, जो 1 जनवरी 2015 से बदलाव हुआ, है ना। ध्यान से देखेंगे, हमने एक पॉइंट और लिखवाया था कि राष्ट्रीय आय एनएनपी को कहते हैं, लिखवाया था, लिखवा चुके हैं। ये क्वेश्चन आता है, ध्यान लेंगे कि राष्ट्रीय आय निम्न में से कौन सा है, जीडीपी, एनडीपी, एनएनपी, तो आपको एनएनपी मारना है। एक और बात होता है, जैसे एनएनपी हो गया, एनएनपी, एनएनपी दोनों है, एक होता है एनएनपी फैक्टर कॉस्ट पे, एक होता है मार्केट प्राइस पे। ये दोनों जानते हैं आप? नहीं जानते हैं ना? जानते हैं? नहीं जानते हैं? चलिए तो देखिए, हाँ नहीं सर, आप अलग चले गए, आप नॉमिनल जीडीपी पे चले गए। नॉमिनल वो नहीं है, वो सब आप यूट्यूब से देख लिए हैं कहीं से, हाँ वो ज़्यादा अंदर हो गया वो सब। नहीं नहीं सही है, वो आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा सर, वो गया जमाना जब क्वेश्चन पूछा जाता था। यूट्यूब देखिए, यूट्यूब पे सब गलत नहीं बताता है, लेकिन रेलेवेंट कंटेंट यूट्यूब पे नहीं दिया जाता है। सिलेक्ट जो जरूरी है वो, हाँ क्या कौन कारक लागत, नहीं नहीं हम ऐसे एमपी, अच्छा नहीं 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 नहीं, आप बाजार मूल्य देखिए, आप हमारे बातों को इवेंट बट में मत लीजिएगा। मैं जो पढ़ाता हूँ ना तो यूट्यूब से पढ़ाता हूँ और ना ही किसी बुक से पढ़ाता हूँ। यदि आपको ऐसा जानना हो तो मेरा खुद बुक छपता है और मैं खुद बुक का राइटर हूँ, ऑथर हूँ। ऐसा पढ़ाना हो नहीं नहीं, मैं किसी को इवेंट बट क्यों बोलूँगा यार, छोड़िए वो सब बात। आप लोग तैयारी करिए, सिलेक्शन लेना है, इन चीज़ों से क्या मतलब। सभी शिक्षकों का सम्मान करिए, ये सब ब्लंडर नहीं करना है। 2 चीज होता है, फैक्टर कॉस्ट और बाजार मूल्य यानी मार्केट प्राइस। ध्यान से सुनेंगे, मोदी जी जब आए, 2014 में सरकार बनी थी, मोदी जी के आने से पहले जो जीडीपी काउंट होता था वो होता था इस पे, फैक्टर कॉस्ट पे, है ना, और जीडीपी होता था इस पे काउंट। मोदी जी के आने के बाद मोदी जी ने कहा कि मित्रों, जैसे मैं नाम बदल रहा हूं वैसे जीडीपी का अंक बदलूंगा। तो इन्होंने क्या किया, जीडीपी को कर दिया किस पे, मार्केट प्राइस पे। अब आप थोड़ा सा अंतर देखेंगे तो आज आपका दिमाग खुलेगा कि कैसे सरकारें आपके साथ खेलती हैं। आइए, जीडीपी पहले काउंट इस बेस पे होता था। फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि जो आपका पार्ले जी एक कंपनी बना, ध्यान देंगे, पार्ले जी एक बिस्किट बनता है, तो इस पार्ले जी को बनाने में कितना पैसा लगता है दोस्तों? 2 रुपया लगता होगा, 2 रुपया। यानी ये लागत मूल्य है जो सिर्फ लगा है,
रॉ मटेरियल्स, लेबर का खर्चा, ये सब। और जब इस बाजार में जाता है तो क्या ऐड होता है यही पार्ले जी पर? ये मिलके कितना हो जाता है? 3 रुपया, है ना? क्या अभी बात आप समझ पा रहे हैं इसको या नहीं? पहले जीडीपी इस 2 रुपए पे काउंट होता था, क्योंकि जो टैक्स हम दे रहे हैं वो टैक्स तो सरकारें खर्च कर देती है, तो हमारी वास्तविकता क्या है? हम प्रोडक्शन रियल में कितने का कर रहे हैं? 2 रुपए का। लेकिन मोदी जी आए और कहें कि मित्रों इस अंक को बदलना होगा, इस साइज को बढ़ाना होगा, और आते आते इन्होंने क्या कर दिया? 1 जनवरी 2015 से पॉइंट दे के लिखेंगे, 1 जनवरी 2015 से कॉल कैसे करूं ऑनलाइन, हिना तबस्सुम। अरे सुधांशु कुमार, वेरी गुड एग्जाम्पल सर। हम कंट्रोवर्शियल तो बोल ही देते हैं, बाद में फंस चुके हैं 1-2 बार, इसीलिए हमको डर लगता है। 1 जनवरी 2015 से जीडीपी का मूल्यांकन मार्केट प्राइस पे होने लगा है। ऐसे लिख लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा ध्यान से, ये वाला सेम है ना, ये वाला सेम, मार्केट प्राइस पे होने लगा है। ये बताइए समझ में आ रहा है आप लोगों को? हम वैसे बहुत शॉर्ट में ले चल रहे हैं जो आपके एग्जाम में आने वाला है, तो सिर्फ हम नेशनल इनकम को पढ़ाने में अराउंड 9 से 10 घंटा लेते हैं। एग्जाम के बाद बीपीएससी बैच में आ जाइएगा वहाँ, लेकिन अरे वो हम मैनेजमेंट जो कहेगा वो कर देंगे। बोलिए। अरे वो हाँ बोलिए, क्या कह रही है? क्वेश्चन है उनका, बताइए। जोर से बोलिए ना, जोर से रिपीट करते हैं। मैंने क्या कहता? हाँ, 1 जनवरी 2015 से जीडीपी का मूल्यांकन मार्केट प्राइस पे होने लगा है। ये वाला लिख लेंगे जीडीपी एट एमपी, है ना? अभी और आपको एक लॉजिकल आंकड़ा दिखाएंगे, है ना? अब ध्यान से देखिएगा इसको, एक एग्जाम। हाँ क्या आएगा? हाँ यही बात है, परिवर्तन आया, साइज बढ़ गया। 2 रुपए पे ऐड होता था, 2 रुपए पे जोड़ा जाता था, अब 3 रुपए पे जोड़ा जाने लगा। ऐसा ही सब सारे वस्तुओं में मूल्य बढ़ेगा ना टैक्स के साथ। पहले होता होगा 200 करोड़, अब कितना हो जाएगा? 300 करोड़। समझ गए? अब समझे नहीं समझे? अब देखिएगा एक और एग्जाम्पल आपको देते हैं। एक अरे सरकार के खिलाफ जाइएगा। हाँ ठीक है, ये बात कह सकते हैं आप, सरकार के खिलाफ जाइएगा। कल परसों बीपीएससी के मेंस के बैच में यही बच्चे कह रहे थे सर आंसर कैसे लिखे, तो हमने बच्चों को आंसर राइटिंग सिखाया। मैंने कहा कि सुनो, कभी भी जो सरकार है उस सरकार का बुराई नहीं करना है, कितनों बलंडर काम कर दे, तुमको आंसर राइटिंग में ये सब काम नहीं करना है। नहीं यार, किसी का भी एग्जाम है, क्योंकि जानते हैं जो चेक करने वाला होता है ना, देखिए एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, सरकारी आदमी से मतलब नहीं होता। ध्यान से एक बात समझ लीजिएगा जीवन में, कि कहीं जाइए आप, खराब से खराब व्यक्ति से मिलिए, यदि आप उसके पॉजिटिव एंगल को देखेंगे तो कुछ सीखने को मिलेगा, और आप निगेटिव एंगल को देखेंगे तो आप खुद डिमोरलाइज हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे। कभी मत करिए, मैं बार बार कहता हूँ, कभी इस बात को करबे मत करिए, है ना? क्यों मैं आपको बता रहा हूँ, क्लास में गया था फर्स्ट टाइम, यहाँ आया था तो सर बोले हम दिल्ली से आए सर के साथ, तो सर बोले कि बीपीएससी मेंस बैच में आप जाके क्लास लीजिए, आप दिल्ली में इतने दिनों से पढ़ा रहे हैं। हम बोले ना सर, बच्चे हमको पतला छोटा कमजोर समझ के बोलेंगे कि सर यही पढ़ा। सर बोले कि आप, फिर सर रंजीत सर पहले गए और सर क्लास में हमको बुला दी, तो क्लास में बुला दी। अब तो हमको लेना ही था क्लास, मुझे यकीन नहीं था, 250 बच्चों का बैच था, बच्चों ने खूब अप्रिसिएशन दिया। फिर सर हमको डांटे रंजीत सर बाद में कि कभी जीवन में पॉजिटिव एंगल को देखिए, आप अपने कॉन्फिडेंस को देखिए, आप अपने नॉलेज को देखिए। आपको ये बात पता है कि आप इतने कम उम्र में इतने अचीवमेंट कर चुके हैं, अब इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए? दुनिया क्या सोचती है उसको सोचने दीजिए, आप अपना काम करिए। इसी तरह आपको क्या करना है, सिर्फ अपना पॉजिटिविटी देखना है ना? आइए एक बात और
एक जादुई आंकड़ा देखेंगे। एलपीजी के बारे में आप सब जानते हैं? अरे गैस एलपीजी प्रोग्राम में, हाँ तो देखिएगा एलपीजी में सरकार क्या करती है, ध्यान देंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कुछ लॉजिकल बात बता रहे हैं। एलपीजी को एक 14 किलो का सिलेंडर बनाने में कितना पैसा लगता होगा? नहीं 1000 है ना, 1000 मान लीजिए, लेकिन सरकार मार्केट में कितना पे दे रही है? 1200 में अभी है, तब इसका लागत बढ़ गया होगा, इसका लागत 1500 होगा। ठीक है, यदि सरकार 1500 में हो रहा होगा, अभी एक 14 किलो का जो सिलेंडर 1500 में आता होगा, लेकिन सरकार क्या करती है जब बाजार में जाता है तो क्या करती है, सरकार कहती है एलपीजी, अभी इमोशनल नहीं होना है, सरकार कहती है एलपीजी कितने का है? 1500 का है, लेकिन हमारे देश में लोग गरीब हैं तो हम इसको क्या करेंगे, इसमें सब्सिडी दे देते हैं, और इसमें सब्सिडी दे के क्या करते हैं मित्रों, 200 रुपया घटा देते हैं। ये कौन दे रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट, सरकार क्या दे रही है? ये सब्सिडी है ना, सब्सिडी दे के इसका बाजार में मूल्य कितना कर दिया? 1300 रुपया है ना, समझ, इसको लिख लेंगे, सब्सिडी ऐसे दे के बाजार में क्या कर दिया? 1300 कर दिया। तो अब जो होगा एलपीजी का मूल्य कितना माना जाएगा? 1300, काउंट कितना किया जाएगा? 1300। पहले कितना पे काउंट किया जाता था? 1500 पे। समझ गए बात? आप इसके बारे में जानते हैं ना, सब्सिडी सरकार देती है। सब्सिडी क्या होता है? छूट होता है, ठीक है। सब्सिडी के बारे में 2-4 लाइन आपको बताते हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ ठीक है, ऐसे सुन लेंगे। सब्सिडी सरकार का कल्याणकारी राज्य का एक उदाहरण है। सरकार प्रयत्न करती है कि जो लोग इस देश में वंचित हैं, डिप्रेस्ड क्लासेज हैं, मार्जिनल क्लास से आते हैं, उन लोगों को योगदान करके राइट टू इक्वालिटी के तहत, समानता के अधिकार के तहत उन्हें अग्रणी श्रेणी में लाने के लिए सरकार हम सभी को सब्सिडी देती है ना। सब्सिडी से सरकार अपने आप को ये दिखाती है कि मैं एक सामाजिक अर्थव्यवस्था का हिस्सा हूं, जिसमें समाज के नीचे वंचित वर्ग के लोगों का भी ध्यान रखता हूं, है ना। ऐसे आप लोगों को ध्यान रहेगा, इसलिए मैंने 2-4 लाइन इसके बारे में बता दिया। ये भी एग्जाम्पल था। अभी सब्सिडी यानी इसका मतलब मार्केट प्राइस में सब्सिडी क्या होता है मित्रों? माइनस होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। मार्केट प्राइस में सब्सिडी क्या होगा? माइनस होगा। तो यदि क्वेश्चन इस तरीके से आए कि मार्केट प्राइस पे किसी वस्तु को खरीदा जाता है तो सरकार का दिया हुआ सब्सिडी घटता है या बढ़ता है, तो आप क्या कहेंगे? घटता है। समझ गए बात? और यही पूछा जाए मार्केट प्राइस पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है तो फैक्टर कॉस्ट से उसका मूल्य बढ़ता है या घटता है? बढ़ता है। बात को समझ रहे हैं? हाँ, अब गलत तो नहीं होगा, एग्जाम में आएगा तो। मैंने लिखवाया नहीं, लेकिन सब अच्छे से समझा दिया है, तो दिमाग को ज्यादा तैयार रखिएगा, है ना। और ज्यादा जो आप लोग ये वाला कॉन्सेप्ट हम देख रहे हैं कि आप लिखने मत लिखिए, ज्यादा लिखने, ज्यादा समझिए। आप लोग शिक्षक बनने वाले हैं, आप लोग तो मैच्योर हो गए। आप लोग इस लेवल पे अपने दिमाग को रखिए ना। सॉरी, बोलिए। नहीं, वो बात सही नहीं, आपका बात सही है। मैं कह रहा हूं कि जितना संभव है उतना आप समझिए, ज्यादा अच्छा है। क्योंकि क्वेश्चन देगा, क्योंकि जो आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन देगा ना, वो सीधे उठा के नहीं पूछेगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे, बता रहे हैं। वो क्वेश्चन आपको पूरा प्रैक्टिकली समझा के पूछा जाएगा। कॉन्सेप्ट बेस्ड तो होगा ही, वो किसी समाज पे उठा के क्वेश्चन पूछेगा, किसी वस्तु पे उठा के। तो आप यदि पहले से ही दिमाग को प्रिपेयर रखेंगे ना, तो क्वेश्चन सामने आएगा तो फियर नहीं रहेगा। कहा जाता है एग्जाम फियर नहीं होना चाहिए, इसलिए आप पूरा पहले से तैयार रहें। मैं लिखवाता अपने क्लास में बहुत कम हूं और समझाता ज्यादा हूं। चलिए आगे देखते हैं। आगे कौन सा टॉपिक पढ़ना है? बजट। ये तो समझ गए सारे लोग? फिर से बता दें, लिख लीजिए, 2 पॉइंट लिख लीजिए। कारक फैक्टर कॉस्ट दे के पॉइंट लिखिए, लिखवा ही देते हैं। अब लिखवा देते हैं, समझ में आ जाएगा आप लोग को। कारक लागत लिखा दीजिएगा तो अच्छा होगा। सर सब बहुत है दिमाग से। दीपक कुमार मंडल, अरे भैया लिखवा दे रहे हैं, लिख लीजिए, है ना। फैक्टर कॉस्ट वस्तु के बनने में लगा हुआ लागत, वस्तु के बनने में या तैयार होने में, ऑब्लिक देके या तैयार होने में लगा हुआ लागत
लिख लीजिएगा मंडल जी, लिखवा रहे हैं बोल के, है ना। वस्तु के बनने में या तैयार होने में लगा हुआ लागत कारक लागत कहलाता है, कारक लागत कहलाता है, कारक लागत कहलाता है। इसके अलावा लिख लीजिएगा, और जिसमें जिसमें हाँ जिसमें सब्सिडी, जिसमें सब्सिडी और टैक्स और कर, टैक्स को कर और कर, सब्सिडी या कर दोनों को ना जोड़ा जाता है ना घटाया जाता है, ना जोड़ा जाता है ना घटाया जाता है। बताइएगा किसी को कोई समस्या हो तो बोलिए, अभी भी ना आया तो समझ तो गए ना भाषा में। इसमें ना तो सब्सिडी घटाना है और ना ही टैक्स जोड़ना है। अब दूसरा लिखेंगे बाजार मूल्य। हो गया मैडम आपका, लिख ली या भी लिख ही रही है, लिख ली। चलिए आगे लिखिए बाजार मूल्य। बाजार मूल्य मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस है ना। ये लिखेंगे वस्तु तैयार होने के बाद सर रोशनी कुमारी, सर कितना क्वेश्चन पूछता है इकोनॉमिक्स से। देखिए जो इकोनॉमिक्स मेन इकोनॉमिक्स से होगा उसमें 8 तो क्वेश्चन होगा ही, और बाकी करंट से रिलेटेड होगा 4-5 क्वेश्चन, जो आपको लगेगा नहीं इकोनॉमिक्स से है, लेकिन यदि ये क्लास आप नहीं समझेंगे तो आपसे नहीं बनेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। बाजार मूल्य वस्तु के तैयार होने के बाद सरकार का लगाया हुआ कर जोड़कर अन्य सभी खर्च तथा अन्य सभी खर्च हो गया। अन्य सभी खर्च का मतलब ट्रांसपोर्टेशन खर्चा, उसके अलावा कई एमआरपी आप लोग देखते हैं ना, एमआरपी पे क्या होता है, सारा चीज दे दिया रहता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस बोलते हैं इसको। तो इसमें सारा होता है, टैक्स भी ऐड है, ट्रांसपोर्टेशन खर्चा भी ऐड है, बेनिफिट भी ऐड है, जो कंज्यूमर का मतलब जो दुकानदार है उसको जो बेनिफिट होने वाला वो सब ऐड होता है। तो ये एमआरपी क्या होता है, बाजार मूल्य, ठीक है। तो अन्य सभी खर्च हो गया, तथा सब्सिडी घटा दिया जाता है, लिख लिए सभी लोग। अब आप लोग को यदि समझने के लिए है तो दोनों एग्जाम्पल लिखिए, पार्ले जी वाला भी लिख लीजिए और एलपीजी वाला भी लिख लीजिए, ताकि एक बार देखेंगे आपको याद आ जाएगा। हाँ, पार्ले जी और एलपीजी लिख लिए, तुरंत समझ में आ जाएगा, उसका एग्जाम्पल लिख लीजिए। चलिए अब बढ़ा जाए जी, नए चैप्टर की तरफ बढ़ा जाए। हाँ, अब इसमें ना दिमाग के मस्तिष्क को खोल लीजिएगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब मस्तिष्क के सभी नसों को खोल लीजिए, ध्यान से देखिए। तो आज हम नए टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं जिसका नाम क्या है, बजट। टॉपिक लिखिए, नए पेज से स्टार्ट करिएगा, इससे क्वेश्चन आना तय है। राकेश जी इंग्लिश में भी तो बोल ही दिए हैं, जीडीपी काउंट करने के बेनिफिट्स क्या हैं। बजट लिख लिए। अब बताइएगा लोग, थोड़ा आप लोग हमें बताइए बजट का मतलब क्या होता है, कुछ बोलिए, बताइए सर, बताइए। ठीक है, और बताइए आपके पॉकेट बजट में और सरकार के बजट में क्या फर्क होता है।
और कोई? चलिए अच्छा है आपका बताना, ठीक है। और कोई? और कोई सर? देखिए, हाँ बोलिए। अच्छा, बजट क्या होता है? बजट के बारे में कुछ बताइए। चलिए, बिल्कुल आपका भी कहना सही है, उन्होंने भी सही बताया। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, ध्यान दे दीजिएगा, शांत रहिएगा। देखिए, आप सबका जवाब बिल्कुल सही है। थोड़ा सा अंतर होता है किसमें? आपके पॉकेट बजट में और सरकार के बजट में, और सरकार के बजट में, है ना। आप अपना बजट कब तैयार करते हैं बताइएगा? जब आपके पास पैसा आ जाता है, आपके पास आपके घर से 2000 रुपया आएगा, तब आप तैयार करेंगे कि हमको यहाँ खर्च करना है, यहाँ खर्च करना है, यहाँ खर्च करना है। ध्यान रखेंगे, सरकार के पास पैसा आता नहीं है। सरकार बिना पैसा आए ही बजट तैयार कर लेती है कि हमें अगले साल पैसा इतना यहाँ से वसूलना है और इतना यहाँ खर्च करना है। इन दोनों में थोड़ा सा अंतर यही होता है। यानी पॉकेट बजट और सरकार के बजट में ये एस्टिमेटेड, बिल्कुल यही बात हमें समझाने के लिए एग्जाम्पल दे रहे हैं। यानी सरकार का जो ये बजट है ये एस्टिमेटेड है, यानी सरकार कहाँ से वसूलेगी और कहाँ खर्च करेगी, ये एस्टिमेट बनाती है, उसके बाद वसूलती है, फिर खर्च करती है। और ये पॉकेट बजट जो होता है हमारे पास जब आ जाता है, तब हम तैयार करते हैं कि मूवी देखने जाना है 500 में, चॉकलेट लाना है 400 में, हाँ ये खाना है 200 में, है ना। ऐसा ही होता है ना, कि बिना पैसा आए आपके मन में कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा पैसा है या नहीं है ना। तो थोड़ा सा अंतर ये होता है, ध्यान रखेंगे। आइए अब बताइए, बजट शब्द आया कहाँ से जी? फ्रांस। हाँ, जानते हैं हुआ क्या? फ्रांस के वित्त मंत्री थे, एक लाल बैग लेके घूम रहे थे उस, हाँ बता रहे हैं हम आपको, एग्जाम्पल से बता दे रहे हैं, याद हो जाएगा हमेशा के लिए। एक वो क्या कर रहे थे, एक लाल बैग लेके अपने संसद के बाहर घूम रहे थे कि मतलब उनको बजट पेश करना था। उनके मन में बेचैनी था, हमारी सरकार का क्या एक्सपेक्टेशन होगा, क्या नहीं होगा। तो जो विपक्षी पार्टी था, वो विपक्षी पार्टी के नेता लोग खड़े थे, उन्होंने कहा देखो इस निकम्मे को, इसका काम धाम कुछ नहीं है, एक बजट ले लेता है और लेके घूमता रहता है। तो वहीं से ये वर्ड निकला और पूरे विश्व पे छा गया, बजट बजट बजट। तो उस वर्ड का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों इस वर्ड का मतलब होता है, बजट का मतलब होता है लेदर बैग, लेदर बैग, है ना। लेदर बैग यानी चमड़ा का थैला, चमड़ा का थैला। तो ऐसे आप लिख लेंगे हिंदी वाले लोग। बजट शब्द फ्रांस का शब्द है, फ्रांस का शब्द है। राकेश जी, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस डेफिनेशन मैंने बता दिया है ना। फ्रांस का शब्द है जिसका अर्थ चमड़ा का थैला होता है, चमड़ा का थैला होता है। अब आपको एग्जाम्पल से याद रहेगा ना, चमड़ा का थैला होता है, हो गया। इसके अलावा जो आपके एग्जाम में आ सकता है, क्या आप सबने लिख लिया है? अब सवाल ये आता है कि क्या हमारे संविधान में ये शब्द है? बहुत बढ़िया, सही बात है, हमारे संविधान में ये शब्द नहीं है। क्यों नहीं है बताइए? आइए थोड़ा सा इसको भी जान लेते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगा, है ना। अच्छा, कहीं मैं स्लो तो नहीं पढ़ा रहा हूं? ठीक है ना स्पीड मेरा? मॉडरेट। तो ध्यान रखेंगे, हुआ ये कि संविधान सभा जो था, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, उसमें डिबेट चल रही थी कि क्या बजट को बजट एज इट इज रख दिया जाए आर्टिकल्स में। तो हमारे कुछ फादर्स जो विद्वान लोग थे, उन लोगों ने कहा कि हुजूर, भारत जो देश है, यहाँ के लोग बड़े ही सीधे, सात्विक और नैतिक विचार के लोग होते हैं। यदि वो बजट जैसा शब्द बोलेंगे तो उनका जीभ जो है, जिह्वा जो है, टेढ़ा हो जाएगा। बजट बोलने पे आप देख रहे हैं, बजट आपके यहाँ का शब्द लग रहा है। बजट कोई बुजट बोल देगा, कोई बडगट बोल देगा, कोई कुछ बोल देगा, यही होगा ना। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ ग्रामीण क्षेत्र के लोग ज़्यादा हैं,
हम इसको बजट रखेंगे तो लोग इसको समझ नहीं पाएंगे, तो इसीलिए इसको रखा गया क्या, वार्षिक वित्तीय विवरण, यानी इसका नाम है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो पहले सवाल ये आता है कि कौन कौन से आर्टिकल में है, कौन से में है जी, 112 किसके लिए है दोस्तों, केंद्र सरकार के लिए है ना, और केंद्र सरकार के लिए 112, और जो राज्य सरकार के लिए क्या है 202, राज्य सरकार के लिए है ना, राज्य सरकार के लिए है। मूल रूप से आपको ये सब याद रखना होगा, ऐसे लिख लीजिए, ऐसे एक साइन बना लीजिएगा यदि आपका मन हो तो, और उसके बाद लिखवा लेंगे ताकि आपको याद रहेगा। ऐसे लिख लीजिएगा तो ठीक रहेगा, उसके बाद मैं लिखवा रहा हूं पॉइंट में। और एक बात जान लीजिए, जो आपको नोट्स दिया गया है ना, बहुत ही क्रिस्प नोट है, बहुत ही अच्छा नोट्स है वो। मैं 3-4 रात जागा हूँ कम से कम उस नोट्स को तैयार करने में, तो आप लोग उसको बड़े अच्छे से ध्यान से पढ़ना होगा, है ना, मेहनत कोई एग्जाम टाइम सब होगा। हाँ अभी तो पढ़ते रहिएगा, जैसे मैं बजट पढ़ा रहा हूँ, नोट्स से जाके बजट के सारे सेक्शन को क्या करना है आपको, देख लेना है ना, देख लेना है तो आपको याद हो जाएगा। ये ऐसा बना लिया आप लोगों ने। अब लिखेंगे भारतीय संविधान में, भारतीय संविधान में, रुक जाएं, रुके ही हैं हम, कहाँ जा रहे हैं। भारतीय संविधान में बजट के जगह पे, बजट के जगह पे, बजट के जगह पे वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण लिखा गया है, वार्षिक वित्तीय विवरण लिखा गया है। वहां लिख लेंगे केंद्र सरकार के लिए अनुच्छेद 112, और मेन यही है भाई दोस्तों, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही पूछेगा। आपको एक टेक्निक याद करने के लिए बता दें, देखिए ये केंद्र का कोई आर्टिकल हो उसमें 90 जोड़ दीजिएगा, वो स्टेट का हो जाएगा। कोई भी आर्टिकल हो, राष्ट्रपति के आर्टिकल में 90 जोड़िएगा, राज्यपाल हो जाएगा, है ना, याद कर लीजिए, है ना। 112 में 90 जोड़ेंगे, वो किसके लिए हो जाएगा, 202 स्टेट के लिए। एक आध दो में नहीं मैच करेगा, बाकी लगभग लगभग सब में मैच कर जाएगा। नहीं हो रहा है, एक आध दो में नहीं होगा, बाकी सब में हो जाएगा। पूछेगा, मोस्ट पूछ सकता है, नहीं बीपीएससी नहीं है, लेकिन आर्टिकल ना सही बताएं तो 12 अनुसूची, कम से कम 30 आर्टिकल, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये हम सभी को जानना बहुत जरूरी है। जब हम सब नहीं जानेंगे तो कैसे अपने अधिकार का संरक्षण कर पाएंगे, तो पूछ सकता है सर। और पहला बात, दूसरा बात ये कि हमारी एजुकेशन की सिस्टम ऐसा है कि हम लोग नहीं जान पा रहे हैं, लेकिन आप सबको जानना चाहिए। बोलिए कोई बात है, चलिए ये लिख लेंगे, ऐसे याद कर लेंगे। जो 112 याद है इसमें 90 जोड़ के 202 बना देना। इस एग्जाम के लिए पूरा नहीं जरूरी है, जो बता रहे इंपॉर्टेंट है वो तो मैं खुद नोट कराता हुआ चलूंगा। चलिए अब आता है कि आप आर्टिकल जान गए। ये बताइएगा भारत में सबसे पहले बजट किसने पेश किया था? अच्छा, और उसके पहले नहीं हुआ था? जॉन मथाई विदेशी थे? कहिए ऐसे ही, कांग्रेस वाला उठा लेगा आप। जॉन मथाई विदेशी थे जी? आइए लिखेंगे, लिखेंगे नहीं, पॉलिटी में बताया गया है, पॉलिटी हो गया है। अच्छा तब लिखिए, ऐसा लिखिए स्वतंत्र भारत का, ये सब बता दिया गया तो ये लिखिए, फिर 2-3 पॉइंट काट देते हैं। अच्छा लिखिए स्वतंत्र भारत का, स्वतंत्र भारत का पहला बजट, स्वतंत्र भारत का पहला बजट स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? हाँ लिखिए आर.के. षणमुखम शेट्टी, आर.के. षणमुखम शेट्टी, ऐसे लिख लीजिएगा, षणमुखम शेट्टी। चेट्टी भी आता है, शेट्टी भी आता है,
तो ऐसा नहीं, गड़बड़ा नहीं जाना है, शेट्टी। हाँ दोनों नहीं नहीं, दोनों नाम है। साउथ का नाम है, कुछ लोग चेट्टी लिखते हैं, कुछ लोग सेट्टी लिखते हैं, वो उससे कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। आर के षणमुखम शेट्टी, सेट्टी या चेट्टी, च और सौ दोनों बोला जाता है। स्वतंत्र आप पढ़ा 1869 के आसपास का सारा डेटा बता दिया गया होगा पॉलिटी में। अब उसमें जाएंगे तो 10-15 मिनट लगेगा, रहने दीजिए, जाके उससे पढ़ लीजिएगा। उसके बाद लिखिएगा, अच्छा हम समझा देंगे, अभी इसको लिखिए, हम पूरा बता देंगे। अभी कंसोलिडेटेड फंड के तरफ जाएंगे तो समझाएंगे उस वक्त सीए क्यों पेश करते थे, अभी प्रधानमंत्री वित्त मंत्री क्यों पेश करते हैं, ये जब समझाएंगे तो वहाँ बता देंगे। थोड़ा सा कंपनी के, क्योंकि जब 1947 के पहले जो बजट पेश होता था वो कौन करते थे मित्रों, वो करते थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के सीए होते थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो करते थे। लेकिन 1947 के बाद कौन करने लगे, यहाँ वित्त मंत्री करने लग गए। तो उस कॉन्सेप्ट को समझना होगा, तो जब हम कंसोलिडेटेड फंड पढ़ेंगे वहाँ थोड़ा समझा देंगे, आप लोग वहाँ समझ लीजिएगा। अभी सिर्फ एक लाइन लिखवा देंगे तो मामला नहीं बनेगा, इसलिए नहीं लिखवा रहे। अब लिखिएगा, गणतंत्र भारत का पहला बजट, गणतंत्र भारत का पहला बजट, गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था गुरु बताइए। बताइए जी, नहीं याद है, अभी नाम तो ले रहे थे आप लोग। कौन, जॉन मथाई साहब ने किया था, लिखिए जॉन मथाई साहब ने किया था, जॉन मथाई। जॉन वैसे लिखा जाता है। टाइम कितना है, अभी 10 मिनट है। अच्छा अभी टाइम है ना, नहीं मैंने ऑनलाइन देख लिया था, अभी 10 मिनट है मेरा, इसके बाद तुरंत मेंस का बैच है। तो थोड़ा सा पहले समझ लेंगे, आज लिखवाएंगे कल अच्छे से, नहीं तो ब्लंडर हो जाएगा, समझे बिना लिखवा देंगे तो। हाँ ध्यान देंगे, बजट कौन पेश करता है दोस्तों, वित्त मंत्री। कहाँ पेश किया जाता है, संसद में नहीं, लोकसभा या राज्यसभा। क्यों लोकसभा में पेश किया जाता है बजट, नहीं, ध्यान देंगे, बजट में पैसा किसका होता है भाइयों, और जनता के चुने हुए लोग कहाँ बैठते हैं, लोकसभा में। तो आप ऐसे लिखेंगे, लिख लीजिए, एक पॉइंट दीजिए, बजट हमेशा लोकसभा में पेश किया जाता है, 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 क्योंकि जनता के प्रतिनिधि लोकसभा में बैठते हैं, जनता के प्रतिनिधि लोकसभा में बैठते हैं, लोकसभा में बैठते हैं, और बजट में पैसा जनता का होता है, और बजट में पैसा जनता का होता है। पैसा जनता का होता है, ये तो आप जानते ही होंगे। ये बात हो गया। और हाँ एक पॉइंट और बताइएगा, सबसे ज्यादा बार बजट पेश करने वाले व्यक्ति का क्या नाम है, हाँ लिख लेंगे, सबसे ज्यादा बार बजट पेश करने वाले, सबसे ज्यादा बार बजट पेश करने वाले मोरारजी देसाई, बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री मोरारजी देसाई हैं, मोरारजी देसाई। लिख लिए आप, ब्रैकेट में लिखिए, कितने बार किए हैं जी, 10 टाइम, 20 बार नहीं, 10 बार, ज्यादा पढ़ लिए, 10 बार।
अब एक पॉइंट और लिखिए। हाँ, भारत में आजादी से पहले बजट पेश करने वाले क्या बात है, क्लास मर्ज होगा क्या? आजादी से पहले बजट पेश करने वाले व्यक्ति का नाम, अच्छा ये लोग तो मॉर्निंग में, व्यक्ति जेम्स मिल्सन है। जेम्स मिल्सन, सॉरी, कहीं कहीं ये विल्सन और मिल्सन दोनों देता है, तो ध्यान रखना है, गड़बड़ नहीं करना है ना। विल्सन या मिल्सन दोनों देता है, विल्सन है ना। कब हुआ था? 1861 में, 1861 में, 1861 में हो गया। अब थोड़ा एक बात हमें समझाइएगा आप लोग कि जेम्स विल्सन थे कौन, मतलब थे कौन? अभी तो वित्त मंत्री पेश करते हैं, लेकिन उस वक्त जेम्स विल्सन ने क्यों पेश किया था? हाँ, तो ध्यान रखेंगे, उस वक्त हमारे देश के जो आर्थिक स्थितियां थी उसका माप था ब्रिटिश, अंग्रेज लोग, क्योंकि हमारे यहाँ का सत्ता किसके हाथों में था? अंग्रेजों के हाथों में था। तो ये एक व्यक्ति थे जेम्स मिल्सन, जो चार्टेड अकाउंटेंट थे। इनको जिम्मेदारी दिया गया कि भारत में जाके पता करो कहां से है और किस तरीके से इसको और लूटा जाएगा। समझ गए? इसी पर्पस से इनको भेजा गया था, है ना, इसी पर्पस से इनको भेजा गया था। और ये बजट पेश कहां हुआ था मित्रों? ये बजट ब्रिटिश के संसद में हुआ था, है ना, ब्रिटेन के संसद में। हल्ला मत करिए आप लोग। ठीक है क्या? इतना ध्यान नहीं हमको, देख लीजिएगा आप लोग, हिस्ट्री वाले सर से पूछ लीजिएगा 1861 में था कौन। सुनिए, अब इसके साथ एक दो बात और समझने की जरूरत है। 1861 में जेम्स विल्सन ने पेश किया था कि कैसे हम भारत को और लूटेंगे, उनका पर्पस यही था। इसके अलावा अभी तक 2000 ईस्वी तक जो हम बजट पेश करते थे वो शाम को 5 बजे करते थे। कब करते थे? शाम को 5 बजे। क्यों बजे? क्योंकि उस वक्त ब्रिटेन का टाइम, जब हमारे यहाँ मॉर्निंग होता था 10-11 बजता था, तो उस वक्त ब्रिटेन में कितना बजता था? सबसे पहले इस बात को उठाया अटल बिहारी वाजपेयी ने। वाजपेयी जी ने कहा कि हम भारत के लोग हैं, ये देश हमारा है, ये लोग हमारे हैं, ये पैसा हमारा है। फिर हम आज भी अंग्रेजों के इस नियम को क्यों पालन कर रहे हैं भाई? क्यों हम शाम को 5 बजे बजट को पेश करेंगे? इन्होंने कहा कि अब होगा ये बात खत्म, अब बजट पेश होगा कब? सुबह 11 बजे। तो वाजपेयी जी के दृढ़ शक्ति ने इस 5 बजे वाली जो नियम था, रूढ़िवादी नियम, इसको काट के 11 बजे बजट पेश करना प्रारंभ किया था, है ना। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, शांत रहिए। आप बता रहे हैं, जब भी बजट पेश होता है कोई नियम कानून काम नहीं करता, सिर्फ बजट का पेशी होता है। ध्यान रखेंगे, बजट पेशी के समय कोई नियम कानून, संसद का कोई डेकोरम काम नहीं करता है। ध्यान रखेंगे इस बात को। तो लिख लेंगे एक पॉइंट देके और कि बजट लोकसभा में फरवरी के पहले दिन और प्रथम दिन या पहले दिन, जो आपकी मर्जी हो, और प्रथम कार्यवाही
घंटे में पेश किया जाता है, यानी प्रथम कार्यवाही घंटे में पेश किया जाता है। प्रथम कार्यवाही घंटा का, हाँ, जैसे प्रथम घंटा 11 बजे से संसद स्टार्ट होता है तो पहले घंटे में ही पेश किया जाता है, इसलिए है ना, प्रथम कार्यवाही घंटे में पेश किया जाता है। हो गया इतना। अब एक पॉइंट और लिखेंगे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रथम बार पेपरलेस मतलब समझ रहे थे? प्रथम बार पेपरलेस बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने किया है। इसको हाईलाइट कर लेंगे, क्वेश्चन पूछ सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने किया है, निर्मला सीतारमण जी ने किया है। अब कोरोना आकर इनके नाम एक और नया रिकॉर्ड दिला गया, इतिहास में इनको लिखा जाएगा, है ना। इस क्या नहीं कहीं नहीं हुआ था। उसके बाद यूपी किया। जैसे ही अपने संसद में हुआ तो राज्य सरकार के कार्यवाहियों में उत्तर प्रदेश ने सबसे पहले किया। पेपरलेस का मतलब ये हुआ कि टैब से बजट पेश किया उन्होंने, कंप्यूटर लगा हुआ था, वो पन्ने से नहीं, पहले पन्ना आता था और बांट दिया जाता था, पीडीएफ में आया और पढ़ के वहीं बोल रही थी, उसी को बोला जाता है पेपरलेस। हाँ, 21-22 था, सेशन 21-22 था, लिख लेंगे सत्र 21-22, सत्र संसद सत्र 21-22 लिख लेंगे, सेशन 21-22। ये अराउंड 2000 ईस्वी के बाद प्रारंभ हुआ, 2000 ईस्वी के बाद से। एक नया नियम इस बार लागू हुआ है, वो ये हुआ है कि पहले होता था फरवरी के पहले हफ्ते में या दूसरे हफ्ते में प्रारंभ होता था, लास्ट वीक में होता था, लेकिन इस मोदी जी आए हैं तो मोदी जी ने कहा है कि अब फरवरी के पहले वीक में हम बजट को पेश करेंगे। इसके पीछे क्यों होता है, नहीं आरबीआई का नहीं, कुछ और कॉन्सेप्ट है, हम बताएंगे, वो डिटेल पढ़ेंगे तो वोट ऑन अकाउंट होता है एक, है ना, उस वोट ऑन अकाउंट के कारण पहले किया जाता है, उसको समझाएंगे क्या है, बहुत अलग चीज़ है, थोड़ा समझेंगे डीपली। आज के सेशन को हम यहीं ख़त्म करते हैं क्योंकि मेरा कल फिर क्लास बीपीएससी में क्लास है, फिर मिलते हैं कल, है ना।